नमस्कार। आज हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक कोर्स के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। अपभ्रंश काव्य पर बातचीत करने से पहले हमें थोड़ा यह देख लेना चाहिए कि अपभ्रंश का आविर्भाव कब हुआ या अपभ्रंश का आविर्भाव कब से माना जाना चाहिए। अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव तब से माना जाना चाहिए जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रही। साहित्य के इतिहास में जब आप अपभ्रंश काव्य से संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आयामों से उसे रेखांकित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार अपभ्रंश काव्य के द्वारा ही, या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उसका विकसित रूप ही हिंदी है। समय के परिवर्तन के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार करने के लिए इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। इसके बाद हम थोड़ी सी बातचीत अपभ्रंश और देसी भाषा की भी करेंगे। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आप कई कवियों की, महत्वपूर्ण कवियों की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। उनकी महत्वपूर्ण कविताओं को आप देख सकते हैं। अपभ्रंश काव्य में स्वयंभू और पुष्पदंत ये तो बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए। इन्होंने अपनी भाषा को
देसी भाषा की संज्ञा दी है। डॉक्टर तगारे लिखते हैं, देसी भाषा का तात्पर्य सामान्यतः प्रादेशिक भाषा से है, जो समय समय पर बदलती रहती है। वह कभी प्राकृत है, कभी अपभ्रंश और कभी आधुनिक आर्य भाषा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा है। अध्ययन की सुविधा के लिए हमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी के वर्गीकरण पर ध्यान देना चाहिए। वे 2 भाग हैं, पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बच्चन सिंह की उस पुस्तक पर भी ध्यान देना चाहिए जिसमें उन्होंने अपभ्रंश काव्य की विभिन्न कोटियां निर्धारित की हैं। बच्चन सिंह की उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उन्होंने इन 3 कोटियों को इस प्रकार अपनी इस पुस्तक में दर्ज किया है। पहला प्रकार है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं। ये जो जिस 3 कोटियों की मैंने बात की, ये 3 कोटियां किस प्रकार की है यह भी समझ लेना चाहिए कि जो विभिन्न विद्वान हैं उनके जो विचार हैं अपभ्रंश के संबंध में, या इसे हम यूँ कह सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों में अपभ्रंश की परिभाषा को लेकर जो मतभेद है, विभिन्नताएं हैं, उसी के आधार पर बच्चन सिंह ने इन 3 कोटियों का निर्धारण किया है, जिसमें अभी हमने पहली कोटि की चर्चा की और इसके समर्थक अधिक लोग हैं। केवल जिन नामों का मैंने जिक्र किया या बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में किया है कि राहुल गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक हैं, इसके अलावा भी बहुत से हिंदी साहित्य के विद्वान और जानकार लोग इस मत का ही समर्थन करते हैं। लेकिन एक दूसरी कोटि है, उसके बारे में लिखते हैं कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान इस मत का समर्थन करते हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो मुख्य बात है वह परवर्ती अपभ्रंश और पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश,
परवर्ती अपभ्रंश जाहिर है नाम से ही यह स्पष्ट है कि वह बाद का अपभ्रंश काव्य है। और जो पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश है वह परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश, ये दो मुख्य बातें इसमें हैं। इस पर हमें ध्यान से विचार करना चाहिए। तीसरी कोटि है, चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। तो हमने यहाँ देखा कि अपभ्रंश को लेकर या किसे हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल करना चाहिए, किसे आदिकाल में शामिल करना चाहिए, या किससे हिंदी का विकास हुआ, ये जो तमाम मुद्दे हैं इन पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने व्याख्यान में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बच्चन सिंह ने जो प्रथम कोटि की चर्चा की है, जिस प्रथम कोटि की चर्चा की है, उसके समर्थन में अधिक विद्वान दिखाई पड़ते हैं। अपभ्रंश मूलतः पश्चिम भारत की बोली थी। अपभ्रंश मूलतः पश्चिम भारत की बोली थी। इसकी एक और विशेषता कि यह लोकोन्मुखी भाषा थी। लोक के मध्य यह अधिक प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश काव्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य और बौद्ध जैनेतर साहित्य। अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का मुख्य श्रेय जैनियों को जाता है। पहले ही मैंने कहा कि अपभ्रंश मूलतः उस समय पश्चिम भारत की भाषा थी और पश्चिम भारत में खासतौर से गुजरात उस समय मुख्य व्यापारिक केंद्र था और व्यापार पर जैनियों का काफ़ी अधिक प्रभाव था। व्यापार के क्रम में जैन व्यापारी भारत के अन्य सुदूर स्थानों पर भी, प्रदेशों में भी भ्रमण करते थे और इसी क्रम में उनकी भाषा का भी प्रचार या प्रसार होता रहा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जैन व्यापारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में भी फैल गई। अब हम लोग सीधे सीधे अपने विषय पर, जो आज के लिए निर्धारित है,
अपभ्रंश काव्य, उसके बारे में बातचीत करेंगे। यदि हम यह बता पाना अत्यंत कठिन है कि अपभ्रंश काव्य का ठीक ठीक कब से प्रारंभ माना जाए। स्पष्ट तिथि, वर्ष बताना कठिन है। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक के चतुर्थ अंक में भी अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। कालिदास की इस नाटक से एक उदाहरण देखिए। मोरा परहु हंस विहंगम अलि ग पवसरिय कुरंगम। वैसे तो अपभ्रंश काव्य 8वीं सदी से पहले भी मिलता है, परंतु स्वतंत्र भाषा और साहित्य के रूप में इसका विकास 8वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक दिखाई पड़ता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कब से ठीक ठीक अपभ्रंश काव्य की शुरुआत मानी जाए, यह बता पाना बहुत कठिन है। लेकिन आमतौर पर अपभ्रंश की जो प्रवृत्तियां थी, क्योंकि किसी एक काव्य की शुरुआत तो साहित्य में या किसी एक धारा की शुरुआत कहिए, किसी एक विशेष प्रवृत्ति की शुरुआत कहिए, अचानक नहीं होती। इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं। तमाम उसकी परिस्थितियां होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं। उस साहित्य की जो गतिशीलता होती है, उस गतिशीलता के क्रम में जब एक विशेष प्रकार का साहित्य जिसकी विशेषताओं के आधार पर उसका नामकरण किया जा सके, उसकी विशेषता या उसकी प्रचुरता जब प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ती है, तब हम उसका नामकरण उस हिसाब से करते हैं। आमतौर पर सभी विद्वानों में इस बात को लेकर एक सहमति है। अपभ्रंश काव्य की बेहतर समझ के लिए समग्रता में चीजों को समझने के लिए कुछ प्रमुख कवियों एवं उनके काव्य की चर्चा अपेक्षित है। सरहपा इस काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए। सरहपा अपभ्रंश काव्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनमें दोहा कोश और दोहा गीति काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने समय के पाखंडों पर जमकर प्रहार किया। वे मानते थे कि तपस्या के लिए वन में रहना कोई जरूरी नहीं है, निरर्थक है।
बल्कि तपस्या के लिए इंद्रिय संयम आवश्यक है। आप कल्पना कीजिए कि उस दौर में जब सरहपा लिख रहे हैं, वे इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। इनकी सबसे बड़ी देन यह है कि ये सहज या नैसर्गिक जीवन पर जोर देते हैं, जीवन की सहजता पर जोर देते हैं, जीवन की आडंबरता का विरोध करते हैं। सीधे सीधे तौर पर हम कहें तो मनुष्य का जीवन सहज रूप से आडंबर विहीन तरीके से किस प्रकार जिया जाए, इसका वह समर्थन करते हैं। अगले कवि के रूप में हम स्वयंभू की चर्चा करेंगे। पौमचर्यु इनकी प्रसिद्ध कृति है। इसमें जैन धर्मानुसार राम कथा का वर्णन है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तर कांड। राम का वनवास, माता की चिंता, वनगमन आदि का भी इसमें करुण चित्रण है। अगले महत्वपूर्ण कवि के रूप में पुष्पदंत की चर्चा अपेक्षित है। महापुराण इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। यह 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड आदि पुराण, द्वितीय खंड उत्तर पुराण का प्रथमार्ध, तृतीय खंड उत्तर पुराण का द्वितीयार्ध। इसमें पुष्पदंत ने अपने अलग अंदाज में राम कथा का वर्णन किया है। इसके अलावा जसहर चरियु भी इनकी एक अत्यंत ही सुप्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत जिन तमाम प्रमुख कवियों की चर्चा होती है, उसमें धनपाल भी एक प्रसिद्ध नाम है। भविष्यत कहा इनका सुप्रसिद्ध कथा काव्य है। इस कथा में आदर्श और यथार्थ का मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है। मतलब आदर्श और यथार्थ दोनों किस प्रकार जरूरी है, इस तथ्य को इन्होंने अपनी इस रचना में रेखांकित किया है। यदि माँ और पुत्र के संयोगावस्था और उसके पुत्र वियोग की स्थिति क्या होती है, उसे हम इस रचना में भविष्यदत्त की माँ कमल श्री के माध्यम से देख सकते हैं। अगले कवि के रूप में हम चर्चा करेंगे अब्दुर रहमान की। संदेश रासक इनकी प्रसिद्ध रचना है और अपभ्रंश जैन साहित्य की अन्य रचनाओं की भांति यह रचना भी परंपरा का पूर्णतः निर्वहन करती है। अपभ्रंश साहित्य के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर राजमणि शर्मा ने अब्दुर रहमान के बारे में लिखा है, एक मुस्लिम कवि द्वारा हिंदू जीवन को यथार्थतः अपनी स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत करना भी उस समय की लोक कथा के प्रति लोगों के आकर्षण को व्यक्त करती है। कवि ने लोक जीवन के आवरण में प्रेम गाथा को प्रस्तुत किया है। अपभ्रंश काव्य में एक और महत्वपूर्ण नाम जिसकी चर्चा विभिन्न विद्वानों ने की है, राम सिंह का है। राम सिंह
की प्रसिद्ध कृति पाहुड़ दोहा है। इस कृति में रचनाकार ने आत्मानुभूति और सदाचार के महत्व को दर्शाया है। इनका उपदेश खासकर उन मूर्ख व्यक्तियों के लिए है जो बिना आत्मसंयम का अभ्यास किए बिना आत्मकल्याण के ही योगी बन जाना चाहते हैं। इनका स्पष्ट मत है कि आत्मसंयम की अधिक आवश्यकता है, आत्मानुभूति अधिक आवश्यक है। अपभ्रंश काव्य के अगले महत्वपूर्ण कवि के रूप में विद्यापति की चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता अपभ्रंश में लिखित एक ऐतिहासिक काव्य है। इसकी कथा प्रश्नोत्तर शैली में है। भृंग भृंगी के संवाद से यह कथा शुरू होती है। भृंगी द्वारा भृंग से यह पूछने पर कि विश्व में यदि कहीं वीर पुरुष पैदा हुआ है तो उसका नाम बताओ। भृंग बलि, कृष्ण, परशुराम इत्यादि वीर पुरुषों का उल्लेख करते हुए राजा कीर्ति सिंह के चरित्र का वर्णन करता है। खास तौर से इस काव्य में राजा कीर्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन है, लेकिन उनकी वीरता का वर्णन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से है और संवाद शैली में है। भृंग भृंगी के माध्यम से एक प्रश्नोत्तर शैली में है। विद्यापति की भाषा परवर्ती अपभ्रंश अवहट्ठ है, जिसमें देसी भाषा के शब्दों का सुंदर मिश्रण हमें देखने को मिलता है। एक उदाहरण देखिए। सुवर्ण पसंसई कौ मधु दुज्जन वोलई मंद अवसौ विषहर विषवमई अमीय विमुक्कई चंद। इसी क्रम में हम एक और कवि की चर्चा करना अपेक्षित समझते हैं और इन्हें अपभ्रंश काव्य का अंतिम कवि माना जाता है। इनका नाम है रईधु। इनकी सुप्रसिद्ध रचना का नाम मेहसर चरियु है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना का नाम मेहसर चरियु है, जिसमें विभिन्न महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। हम देखते हैं कि अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कवियों की तमाम विविध रचनाओं से हम परिचित होते हैं और इसका जो कालखंड है उस कालखंड में तो वे तमाम रचनाएं हैं ही, वे तमाम कवि हैं ही। उससे पहले भी
मैंने अपने व्याख्यान के प्रारंभ में ही इसका संकेत किया था कि उसके पहले से भी इसके कई संकेत विभिन्न रचनाओं में मिलते रहे हैं। लेकिन आज के व्याख्यान में हमने अपभ्रंश काव्य से संबंधित जितनी बातें की उसके आधार पर निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि 8वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का अपभ्रंश काव्य अपनी रचनागत विभिन्न विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य और भाषा के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।